इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। और यह है वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि जो दिल्ली है उसमें पार्टीशन के समय में क्या इवेंट्स हुए, लोगों के जीवन कैसा था, क्या क्या इवेंट्स हुए, इन चीज़ों को देखेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ख़त्म किया था, उस समय हमने देखा था कि जो दिल्ली है उसका निर्माण कैसे हुआ, दिल्ली में न्यू दिल्ली कैसे बना, किस तरीके से जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी राजधानी न्यू दिल्ली को बनाया गया। इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो देखिए, जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र हुआ था दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग इंडिया की ओर आए थे और इंडिया से बहुत बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान की ओर गए थे। और उसके साथ ही उसका बहुत बड़ा हिस्सा था, यानी हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग आए थे रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से, वो आकर दिल्ली में बस गए, दिल्ली के आसपास इलाकों में बस गए। और इसके साथ ही जो दिल्ली था वहाँ पर जो लोगों का एक सोशल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर गया। और लोगों का जो जॉब था, यानी कि जो लोग काम किया करते थे या फिर लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और पूरा शहर का कल्चर एक तरीके से बदल चुका था। तो देखिए, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और उसके साथ ही इंडिया को आज़ादी मिल गई, तो उस समय ही बहुत बड़ी संख्या में राइटिंग इंडिया में होने लगी या फिर पाकिस्तान में, मतलब बहुत जगहों पर राइटिंग होने लगी। और उसमें हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, लोगों की हत्या कर दी गई, उनके घरों को लूट लिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। और ऐसे इवेंट दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हुए थे। और देखिए, जो मुस्लिम्स थे जो कि दिल्ली में रह रहे थे, वो पाकिस्तान के लिए जाने लगे। तो वो जाते समय अपने जितने भी घर थे, जितने भी अपने सामान थे, उन सभी को वो वहीं पर छोड़कर वो चले गए। और उसी समय में जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, यानी जो सिख रिफ्यूजीज़ थे या फिर जो हिंदू रिफ्यूजीज़ थे जो कि पाकिस्तान से आ रहे थे, वो दिल्ली की रोड पर घूमने लगे या फिर ऐसे घरों की तलाश करने लगे जो कि खाली हो गए हैं, यानी मुस्लिम्स के छोड़ने के बाद खाली हो गए हैं, ताकि वो उनको ऑक्यूपाई कर सकें। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता था कि जो मुस्लिम थे उनको फोर्स भी किया जाता था उनके घरों को या तो बेच देने के लिए या फिर उनको छोड़ देने के लिए। और करीब 2/3 जो पॉपुलेशन था दिल्ली के मुस्लिम्स का, वो यहाँ से माइग्रेट कर चुका था और करीब 44,000 घरों को त्याग दिया गया था, अबेंडन कर दिया गया था मुस्लिमों द्वारा। और पाकिस्तान जाने से पहले मुस्लिम जो थे वो अपने घरों को छोड़कर मेकशिफ्ट कैंप्स में या फिर दूसरे जगहों पर रह रहे थे, ताकि वो आसानी से पाकिस्तान के लिए लीव कर सकें। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस में जो दिल्ली था वो रिफ्यूजीज़ का एक शहर बनकर रह चुका था, क्योंकि करीब 5 लाख की संख्या में लोग जो थे वो दिल्ली की जनसंख्या में ऐड हो चुके थे 1951 में, जबकि दिल्ली का पॉपुलेशन था मात्र 8 लाख। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग आकर बसे थे, या फिर दिल्ली का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा चेंज हो गया था। और इसमें से ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स थे वो पंजाब से आए हुए थे, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है और भी रीजन, उन रीजन से आकर आए थे। और जो लोग यहाँ पर आए थे, जो रिफ्यूजीज आए थे, वो कैंप्स में रहने लगे, स्कूल्स में रहने लगे, मिलिट्री बैरक्स में रहने लगे, गार्डन्स, सभी जगहों पर वो रहने लगे। और वो एक तरीके से होप कर रहे थे कि उनको नए घर बनाकर मिले या फिर सुविधाएं मिले। और इसके साथ ही कुछ लोग जो थे जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, जो खाली घर थे उनको कब्जा करने का, उन्होंने कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही दूसरे जो लोग थे उनको रिफ्यूजी कॉलोनीज़ में रखा गया या फिर बसाया गया। और इसके साथ ही जो नए कॉलोनीज़ थे जैसे कि लाजपत नगर, तिलक नगर, इन सभी को इसी समय में सेटअप किया गया था या फिर ये इसी समय में बने थे। और बहुत बड़ी संख्या में शॉप्स और स्टॉल्स को सेटअप किया गया था, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। और स्कूल और कॉलेजेस को भी इसी समय में बहुत बड़ी संख्या में खोला गया था। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली यह है कि जो स्किल्स और ऑक्यूपेशन था रिफ्यूजीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा अलग था जिन लोगों को रिफ्यूजीज़ ने रिप्लेस किया था। यानी जो मुस्लिम्स यहाँ से गए थे वो क्या करते थे, वो या तो आर्टिसंस थे, छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, लेबरर्स थे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से आए थे, जो रिफ्यूजीज़ वहाँ से आए थे दिल्ली में, वो या तो रूरल लैंडलॉर्ड्स थे, यानी ज़मींदार थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, या फिर छोटे मोटे शॉपकीपर्स थे।
तो इस तरीके से जो लोग थे उनका जो मेरा मतलब है उनका जो काम था, जो जॉब था, वो काफ़ी अलग था। वो बहुत ही अलग तरीके के काम वहाँ पर किया करते थे दिल्ली में आने से पहले। लेकिन जब वो दिल्ली में आए तो उनको नए जॉब्स करने पड़े, जैसे हॉकर का काम, वेंडर का काम, कारपेंटर का काम, आयरन स्मिथ का काम। इस तरीके के काम को उन्हें करना पड़ा। और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो थे उनका बिजनेस काफ़ी फ्लरिश किया, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, काफ़ी उनका बिजनेस फ्लरिश कर गया। और जो माइग्रेशन हुआ पंजाब से लोगों का, इस माइग्रेशन ने पूरे दिल्ली का सोशल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, या फिर जो मिजाज एक होता है दिल्ली का वो चेंज कर दिया। क्योंकि पहले दिल्ली में उर्दू को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था और कल्चर जो था वो उर्दू पर बेस्ड था, पर्शियन कल्चर पर बेस्ड था। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर दिल्ली में बस गए तो जो नए टेस्ट थे, उनके जो ड्रेसिंग का स्टाइल था, फूड का स्टाइल था, या फिर जो टेस्ट था, आर्ट था, वो सभी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखने लगे, या फिर उनका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से असर हो गया दिल्ली पर, जो पहले के उर्दू के मुकाबले में। और इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इनसाइड द ओल्ड सिटी। तो देखिए, हमने तो ये देखा पार्टीशन के समय में, लेकिन अब हम बात करते हैं जो हमारा ओल्ड सिटी था, यानी जो शाहजहानाबाद था, उसमें क्या चीज़ें हो रही थी, उसकी क्या स्थिति थी इस पूरे शासनकाल के दौरान, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, ओल्ड सिटी यानी कि शाहजहानाबाद, तो देखिए इतिहास में जो मुगल का जो दिल्ली था वो काफ़ी फेमस था, क्योंकि जो शाहजहानाबाद था उसको इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया था। वहाँ पर जो कैनल्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखा करते थे, क्योंकि वो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते थे, और इसके अलावा दूसरे डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी वाटर भी प्रोवाइड किया करते थे। और बहुत ही अच्छा तरीके से वाटर सप्लाई का सिस्टम था, ड्रेनेज का सिस्टम था। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था, इसको 19वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया, यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा इसको नेग्लेक्ट किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसके साथ ही जो सिस्टम था वेल्स का, जिसको कि बॉली भी कहा जाता है, वो भी आगे चलकर ब्रोक डाउन हो गया, खत्म हो गया, या फिर टूट फूट गया, उतना कारगर नहीं रहा। और इसके साथ ही जो पहले सिस्टम था हाउस होल्ड वेस्ट को रिमूव करने का चैनल था, वो जिसको कि एफ्लुएंट्स भी कहा जाता था, वो भी डैमेज हो गया। यानी जो पूरा पुराना स्ट्रक्चर था शाहजहानाबाद का, वो अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था, ख़राब हो रहा था, और उसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। और ये पूरा जब प्रोसेस हो रहा था, यानी ये सभी चीज़ें जब ख़राब हो रही थी, उसी समय में जो पॉपुलेशन था दिल्ली का वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था, और लगातार ग्रो ही करते जा रहा था। तो देखिए, जो ब्रोकन डाउन कैनल्स थे, वो जो ज़रूरत थी लोगों की, यानी जो पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ कर रहा था, जो लोगों की जनसंख्या इंक्रीज़ कर रही थी, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करने पा रहा था। और 19वीं सेंचुरी के अंत आते आते तक जो शाहजहानी ड्रेन्स था उनको बंद कर दिया गया, यानी ड्रेन का जो पूरा सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया, और उसके साथ ही ओपन सरफेस ड्रेन का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो सिस्टम था ये भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया, ओवरबर्डन हो गया, और रोड पर जो थी नालियाँ बहने लगी, नालियाँ पूरी तरीके से ओवरफ्लो करने लगी। और जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी जो थी वो इन चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही करीब लाखों, 10 लाख, 20 लाख, मिलियंस में पैसे खर्च हो रहे थे ड्रेनेज सिस्टम पर न्यू दिल्ली एरिया में। यानी जो न्यू दिल्ली एरिया था वहाँ पर बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन जो ओल्ड दिल्ली था वहाँ पर कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक हमारे सामने आ जाता है, इसको हम शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है, उतनी डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, यानी जो मुगल एरिस्टोक्रेसी थी, यानी जो मुगल काल के जो हाई क्लास के लोग होते थे 17वीं सेंचुरी में या 18वीं सेंचुरी में, वो बहुत ही बड़े बड़े मैंसन्स में रहा करते थे, जिनको कि हम बंगलो भी कहते हैं या फिर हवेली भी कहते हैं। और अगर आप मिड 19वीं सेंचुरी के मैप को देखते हैं तो वहाँ पर करीब 100 यानी 100 से ज़्यादा हवेलीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये जो हवेलीज होती थी, इनमें मैंसन्स होते थे, कोर्टयार्ड्स होते थे, फाउंटेन्स होते थे, और ये पूरे मैंसन बाउंड्री यहाँ पर की, इन पूरे मैंसन्स के चारों ओर बाउंड्री की जाती थी। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े ये बंगलो हुआ करते थे, या फिर हवेली तो वर्ड आप जान ही रहे हैं। और देखिए, जो हवेली होती थी उसमें बहुत सारे फैमिलीज रहा करते थे। हवेली में बहुत ही अच्छा गेटवे हुआ करता था, ओपन कोर्टयार्ड होता था, पब्लिक रूम होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। उन सभी चीज़ों को डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया गया, उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है कि जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, कमर अल दीन खान जो थे, उनकी जो हवेली थी उनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे,
एक हवेली में ही, और उसमें कार ड्राइवर के लिए हाउसिंग हुआ करता था, टेंट पिचर्स के लिए हाउसिंग हुआ करता था, टॉर्च बियरर, अकाउंटेंट, क्लर्क, हाउस होल्ड सर्वेंट, सभी के लिए हाउसिंग हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन आ गया, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में पूरी तरीके से दिल्ली आ गई, तो उसके बाद जो मुग़ल अमीर थे यानी कि जो मुग़ल नोबल मैन थे, वो इन बड़े जो हवेली थे इनको मेंटेन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जो कंडीशंस थी ब्रिटिश रूल की उनमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। और इस वजह से जो हवेलीज थे वो धीरे धीरे उनको सब डिवाइड किया जाने लगा या फिर उनको बेचा जाने लगा। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो हवेली का जो स्ट्रीट फ्रंट होता था वहाँ पर शॉप्स को खोल दिया गया, वेयर हाउसेस बना दिए गए। और इसके अलावा बहुत सारे हवेलीज को जो मर्चेंटाइल क्लास नया आया उनके द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे जो हवेलीज थे वो धीरे धीरे डिके में पड़ गए और उनको कोई यूज़ करने वाला नहीं बचा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम कॉलोनियल बंगलों की बात करें तो वो काफ़ी अलग होता था, क्योंकि जो कॉलोनियल बंगला था यानी जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया जाता था बंगला, अंग्रेजी अफसर के लिए, वहाँ पर काफ़ी छोटी फैमिली के लिए बनाया जाता था एक फैमिली के लिए। और उसके बहुत सारे फीचर्स होते थे, आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इतने डिटेल में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द म्यूनिसिपैलिटी बिगेंस टू प्लान। तो देखिए 1931 में जब सेंसस किया गया तो उससे ये पता चला कि जो वर्ल्ड सिटी है वहाँ पर जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 1 एकड़ में करीब 90 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और वहीं अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो 1 एकड़ पर मात्र 3 लोग रहते हैं। तो इस इतने बड़े एक तरीके से गैप था न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में। जो पुरानी दिल्ली में जो पुअर कंडीशंस थे, उन पुअर कंडीशंस के होने के बावजूद जो दिल्ली थी यानी पुरानी दिल्ली थी वो लगातार एक्सपैंड कर रही थी। और करीब 1888 में एक एक्सटेंशन स्कीम लाया गया जिसको कहा गया लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। ये लाया गया था रॉबर्ट क्लार्क द्वारा, ताकि जो वर्ल्ड सिटी है, जो वर्ल्ड सिटी के रेसिडेंट्स हैं उनको एक तरीके से बेहतर लाइफ दिया जा सके या फिर जो दिल्ली है उसमें कुछ बदलाव किया जा सके। और आइडिया ये था कि जो रेसिडेंट्स हैं यानी जो ओल्ड सिटी के जो रेसिडेंट्स हैं यानी निवासी हैं उनको ओल्ड सिटी से निकाल कर नए तरीके के मार्केट स्क्वायर या फिर नए इलाकों में लाकर बसाया जाए और वहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जाए और एक तरीके से बेहतर स्थिति बनाई जाए, या फिर जो नए इलाके बनेंगे वहाँ पर ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया जाए, बहुत ही अच्छे अच्छे रोड बनाए जाएँ, लैंड्स को डिवाइड किया जाए रेगुलर एरियाज़ में, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था ये इनकम्प्लीट रह गया और जो ओल्ड सिटी को डिकंजेस्ट करने में ये उतना सफल नहीं होने पाया। और आगे अगर हम 1912 की बात करते हैं तो इतने काफ़ी साल बीतने के बाद भी जो वाटर सप्लाई या जो ड्रेनेज सिस्टम था नए इलाके में वो काफ़ी पुअर था, यानी जो नए इलाके बनाए गए थे वो काफ़ी पुअर था क्योंकि काम वहाँ पर कंप्लीट नहीं होने पाया था। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सेटअप किया गया था 1936 में, और इसने नए इलाके बनाए जैसे दारियागंज साउथ, जो अमीर इंडियंस थे उनके लिए, और जो हाउसेस थे उनको ग्रुप किया जाता था पार्क्स के आसपास, या फिर जो हाउसेस होते थे उनमें स्पेस को डिवाइड किया जाता था नए रूल्स ऑफ प्राइवेसी के आधार पर, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। और देखिए पहले क्या होता था, पहले जो बंगले बनते थे या फिर जो बड़े बड़े घर बनते थे उसमें बहुत सारे फैमिलीज जो थे वो घरों को शेयर किया करते थे। लेकिन जो नए घर बनाए जाने लगे उसमें एक फैमिली के लिए अपना प्राइवेट स्पेस रखा गया और फैमिली के हर एक मेंबर के लिए भी प्राइवेट स्पेस रखा गया घर में, ताकि सभी को प्राइवेसी एक तरीके से मिल सके। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।